हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अशमन लर्निंग हब। एंड लास्ट क्लास में हमने अंडर अचीवर्स के बारे में पढ़ा था। और अंडर अचीवर्स वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग या अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अचीव नहीं कर पाते, है ना। उनके पोटेंशियल में और उनकी अचीवमेंट में डिफरेंस होता है। अब बात करेंगे हम स्लो लर्नर्स की। तो स्लो लर्नर्स की अगर हम बात करें तो स्लो लर्नर्स वो बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल सही होगा, ठीक है, नॉर्मल होगा, एवरेज होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी नहीं होगी, उनको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, ओके, इन सब चीज़ों में। तो अगर जो उसमें लिखा है वो पढ़ते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है कि स्लो लर्नर शोज इनएबिलिटी टू प्रोग्रेस। उनके अंदर प्रोग्रेस की हमें एबिलिटी नहीं दिखती, हमें लगता है कि बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। जब हम उनको उनके सेम एज के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं तो उनकी प्रोग्रेस है वो कम नज़र आती है, लेकिन उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो इतना नॉर्मल या एवरेज होता है कि हम स्लो लर्नर्स को मेंटल रिटार्डेड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मर्सर, स्लो लर्नर्स आर चिल्ड्रन हु आर डूइंग पुअरली इन स्कूल, यानी कि वो बच्चे स्कूल में तो पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हैं बट स्टिल दे आर नॉट एलिजिबल फॉर स्पेशल एजुकेशन। लेकिन उसके बावजूद भी उनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर है वो मेंटल रिटार्डेड में कैटेगरी में आने के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि उनका जो आईक्यू लेवल है वो एवरेज है, नॉर्मल है, मेंटल रिटार्डेड की कैटेगरी में वो नहीं आ सकते, बट उसके बावजूद भी वो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो स्कूल में अच्छी नहीं है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जनरली अगर मैं बात करूँ तो इनका जो आईक्यू लेवल होगा वो 50 to 60 या फिर 85 to 90 के बीच में होगा, है ना। 60 to 90 के बीच में इनका आईक्यू लेवल हो सकता है, जो कि हमारा एवरेज नॉर्मल में आता है, बट इट विल नॉट कम इन मेंटल रिटार्डेड। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका शॉर्ट अटेंशन कंसंट्रेशन स्पैन, यानी कि उन्हें कंसंट्रेशन की कमी होगी, है ना, और अटेंटिव नहीं होंगे क्लास में। नेक्स्ट, लिमिटेड एबिलिटी टू वर्क विद एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है कि यानी कि जो भी इमेजरी थिंग्स होती हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, उसमें उनकी एबिलिटी बहुत कम होगी। स्लोनेस टू फॉर्म एसोसिएशन बिटवीन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वर्ड्स और फ्रेजेस के बीच में एसोसिएशन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। फेलियर टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर एलिमेंट्स एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल पहले उसने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है बट उसको वो न्यू सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर पाएगा। स्लो लर्निंग एबिलिटी एंड टेंडेंसी टू फॉरगेट क्विकली, और जल्दी से भूल जाने की टेंडेंसी होगी। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिवनेस, क्रिएटिविटी की कमी होगी। इनएबिलिटी टू एनालाइज, लैकिंग स्किल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंक क्रिटिकली। प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी और थिंकिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा कम होगी। अब नेक्स्ट की एजुकेशन कैसे होनी चाहिए स्लो लर्नर्स की, यानी कि देखा जाए तो एक बहुत ही जनरल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे बच्चे नॉर्मली हर टीचर को अपनी क्लास में मिल जाएंगे, तो हम किस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। एजुकेशन में किस तरीके से हम उनको हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट होता है मोटिवेशन। हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। और किसी भी टीचर की सक्सेस जो होती है ना, वो भी इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट कर पाता है ना। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जहाँ पे एक टीचर अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करता या उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं देता, तो वहाँ पे बच्चे का फेलर के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो टीचर मोटिवेशन के साथ बच्चे को पढ़ाता है, उसको मोटिवेट करता है, तो वो बच्चा क्या होगा, वो जल्दी सीखेगा और अपनी बात को अच्छे से कह पाएगा। और जो भी स्लो लर्नर्स होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि उनको अवॉइडेंस की वजह से स्लो लर्नर्स हम कह सकते हैं कि बढ़ावा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है उसको क्या होगा, अगर कोई टीचर उसको मोटिवेट नहीं कर रहा, उसको इग्नोर कर रहा है, तो उस बच्चे का इंटरेस्ट ऑलरेडी कम हो जाएगा उस सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट को कम इंटरेस्ट दिखाने लगेगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टीचर टू मोटिवेट देयर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इंडिविजुअल अटेंशन। इंडिविजुअल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एक क्लास में बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, सबकी थिंकिंग कैपेबिलिटी अलग होती है, लर्निंग का तरीका अलग होता है, पेस ऑफ लर्निंग अलग होगा। तो इसीलिए इंडिविजुअल अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस समझनी चाहिए,
कि बच्चे में क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है एक बच्चा अगर एक कंसेप्ट को जल्दी समझ लेता है तो पूरी क्लास भी जल्दी समझे, या फिर एक बच्चा बहुत धीरे समझ रहा है तो पूरी क्लास भी नहीं समझ पा रही हो, है ना। तो एक टीचर को देखना चाहिए कि क्या डिफरेंस है इंडिविजुअली हर बच्चे में, और उसको उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ही अपने टीचिंग के जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है रीस्टोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब इसमें उसका क्या मतलब है, ज़्यादातर क्या होता है जो बच्चा हर क्लास में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, हर क्लास में फेल हो रहा है ज़्यादातर, तो क्या होगा उसके जो फ्रेंड्स होंगे उससे वो बात करना कम कर देंगे, और घर में भी सब उसको ये बोलते रहेंगे कि तुम नहीं पढ़ते ऐसे ऐसे करके। तो क्या होगा ज़्यादातर कि वो जो बच्चा है वो इमोशनली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर इनएडिक्वेसी की फीलिंग आ जाएगी, और ये सब कुछ उसके पर्सनालिटी और बिहेवियर डिसऑर्डर और बिहेवियर को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे बिहेवियर डिसऑर्डर्स उसको हो सकते हैं। इसलिए स्लो लर्नर्स को क्या करना चाहिए, स्लो लर्नर्स के साथ हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। स्लो लर्नर्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इज़ नॉट कंडीशन, इट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस है, इट इज़ नॉट कंडीशंस, ये गलत है। तो उसके अंदर एक टीचर को दोबारा से सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि अगर बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको रेमेडियल ट्रीटमेंट दिया जाए, जिसकी वजह से उनके अंदर जो अपने आप को लेके नेगेटिविटी आ गई है या फिर कोई हीन भावना आ गई है वो उससे बाहर निकल सके और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है इलास्टिक करिकुलम। जो करिकुलम होता है वो भी इस तरीके से डिज़ाइन करा जाना चाहिए कि वो इमीडिएट और लॉन्ग टर्म नीड्स दोनों को स्टूडेंट्स की मीटअप कर सके, है ना। नॉलेज सेंटर्ड करिकुलम फोकस करना चाहिए कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट एरियाज पे, और नीड सेंटर्ड जो करिकुलम होता है उसको कहाँ फोकस करना चाहिए, इट शुड फोकस ऑन ह्यूमन नीड्स बिकॉज इट सर्व द फाउंडेशन फॉर द करिकुलम। टीचर को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल स्टडी पे। क्यों? क्योंकि स्लो लर्नर्स जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इजीली नहीं समझ सकते। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव वाले जो आपके सामने नहीं है बट आपको उनको इमेजिन करना है, वो कॉन्सेप्ट इजीली नहीं समझ सकते। इसलिए जहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हों तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझाना चाहिए, और अगर एक बार में बच्चा नहीं समझ रहा तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, जितनी बार वो पूछे उतनी बार उसको बताना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हेल्दी एनवायरनमेंट। जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है इट शुड बी हेल्दी। उसको स्कूल का एनवायरनमेंट जो होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम फियर होना चाहिए, और जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हो वो स्कूल में नहीं लगानी चाहिए, स्पेशली स्लो लर्नर्स के टाइम पे। बहुत बार क्या होता है बच्चा इतना स्लो लर्नर नहीं होता बट स्टिल एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक या फैक्टर्स ऐसे होते हैं स्कूल के कि वो बच्चा स्लो लर्नर बन जाता है। प्लस जो रेस्ट्रिक्टिव नेस होती है या फिर स्ट्रिक्टनेस होती है स्कूल की, वो बच्चे की क्रिएटिविटी को भी कहीं दबा देती है। तो पुअर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हमें स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए बिल्कुल, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए कि वो स्लो लर्नर्स की लर्निंग को अच्छे से इफ़ेक्ट करे पॉजिटिव वे में। अब नेक्स्ट आता है पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप। बच्चों का जो फिज़िकल एनोमलीज हो सकती हैं, किसी में कोई हो सकता है कि कोई फिज़िकल अबनॉर्मलिटी हो, कोई हियरिंग या विजुअल इम्पेयरमेंट हो जिस वजह से वो स्लो लर्नर है, तो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि टाइम टू टाइम पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप स्कूल में हो, है ना, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि हम ये पता कर सकें कि कौन सी डिसेबिलिटी का किस बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वो तभी पता चल पाएगा जब हमें उसकी डिसेबिलिटी के बारे में पता होगा। अब नेक्स्ट आता है स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए टीचर को बहुत सारे मेथड्स यूज़ करने चाहिए, लाइक उसको ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेथड से कंसेप्ट को सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए ताकि बोर्डम ना हो
और स्लो लर्नर्स भी हों अगर, तो वो भी उसमें इंटरेस्ट ले सकें। तो हमारा इस स्लो लर्निंग का टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ दूसरा टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।